हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है एल्केन हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन अपन कैसे बना सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हेलो एल्केन बनाने की अन्य विधियों के बारे में आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन के विरेचन की विधियां। तो इसमें अपन पहला पढ़ते हैं। फर्स्ट अपन एल्केन से पढ़ चुके हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन से। सेकंड अपन आज यहां पढ़ेंगे एल्किन से। एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से हेलो एल्केन का निर्माण। तो कुल मिलाकर टॉपिक से अपन समझ चुके हैं कि अपन एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाएंगे, मतलब उसमें जोड़ेंगे और हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। जैसे सिंपल सा अपन ले सकते हैं, एल्किन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिन। अगर मैं इस पर क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड में जैसे HCl की करवा दूं, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो योग करना है। एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगी और एक जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। कौन सा अपघटन होगा यहां? सम अपघटन तो होगा नहीं, विषम अपघटन होगा। तो मतलब अपने पास एक H+ बनेगा और एक Cl- बनेगा। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह अपन H+ जोड़ देंगे और एक जगह Cl- जोड़ देंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर अपन H+ जोड़ेंगे तो H+ को कहां क्रिया करनी है? माइनस पर। और sp2 कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षीय है, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। यहां इसे आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे दो, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और वहां मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो है ये बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बंध बनाते समय, और नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो है ये बंध निर्माण के दौरान दो इलेक्ट्रॉन का योग करता है या दो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है बच्चों। तो यहां इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और H का यहां योग हो जाएगा। और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन कहीं जाते हैं वहां नेगेटिव चार्ज और जहां से जाते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर यहां नेगेटिव चार्ज बनना था। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। इस प्लस पर कौन जुड़ जाएगा? ये माइनस जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास CH3 CH2Cl क्लोरो एथेन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर अपने से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं। एक तो सीधा ये बोल सकते हैं कि एल्किन से हेलो एल्केन निर्माण का समीकरण लिखिए। तो अपन एल्किन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करवा देंगे और इसका निर्माण कर देंगे। या ये भी पूछ सकते हैं कि आप हेलो एल्केन का निर्माण निम्न यौगिकों से किस प्रकार करेंगे, और उसके नीचे अपने को कुछ यौगिक डाल के दे देंगे। उनमें से आपके पास एक ये एल्किन हो सकता है। एल्किन का अगर नाम दे रहा है तो अपन यहां कोई भी एल्किन यूज करके हेलो एल्किन बना सकते हैं, सीधा अगर एल्किन बोल रहा है तो।
और पर्टिकुलर किसी एल्कीन का नाम दे रहा है, जैसे एथिन से बनाओ, प्रोपिन से बनाओ, उस कंडीशन में अपने को उसका यूज करना होगा। तो यहां जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर अपन थोड़ी सी बात कर लें, तो जैसे अगर मैं प्रोपिन लेता हूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। तो यहां देखिए बच्चों, H को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहां तो दोनों कार्बन सेम थे, मैं किसी पर भी H जोड़ सकता था, लेकिन यहां ये 2 डिग्री कार्बन है और ये वाला 1 डिग्री कार्बन है। इस कंडीशन में मैं इस H प्लस को दोनों में से कौन से कार्बन पर जोड़ूं या किस कार्बन पर इसका योग करूं, इस बात को लेकर थोड़ी सी समस्या मेरे सामने आ रही है। अगर मैं इसे इस कार्बन पर जोड़ता हूं, जोड़ने का तरीका यही होगा, ठीक है ना। अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो मैं इसे अगर 1 डिग्री कार्बन पे जोड़ता हूं तो मेरे पास बनता है, यानी Cl इस कार्बन पे आ जाएगा बाद में, है ना। तो CH3CHCl CH3 ये यौगिक बनेगा। और बाय द वे यदि मैं इस H प्लस को इस कार्बन पर जोड़ूं और Cl को इस पर ऐड करूं तो मेरे पास बनता है CH3CH2CH2Cl, यानी यहां 2 क्लोरो प्रोपेन और यहां 1 क्लोरो प्रोपेन का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, इसे बताने के लिए यहां एक अपन नियम यूज करते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम, यह नियम कहता है, अगर अपना हाइड्रोजन हैलाइड पर इस नियम को लगाते हैं तो यह नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन हैलाइड का H प्लस, ध्यान देना मेरी हर एक बात पे, हाइड्रोजन हैलाइड का H प्लस एल्किन के उस द्विबंधी कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो इसका मतलब द्विबंधी कार्बन ये भी है एल्किन का और ये भी है, तो यहां हाइड्रोजन की संख्या इस पर 1 है और इस पे 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा किस पे हुई, इस कार्बन पे हुई। तो इस वजह से H प्लस को अपन यहां ऐड करेंगे और H प्लस जब यहां ऐड करेंगे तो Cl आएगा इस 2 डिग्री कार्बन पे, यानी अपना मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये वाला। तो इस नियम को अगर आप पूरा बताना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का H प्लस एल्किन के उस द्विबंधी कार्बन पर जोड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है और हैलोजन परमाणु उस कार्बन पर या उस द्विबंधी कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। क्लियर। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम हो गया और मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग अपना मेजर प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर अपन रिएक्शन का तरीका जानते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम अपन भी बना, जैसे मार्कोनिकॉफ ने जो नियम दिया है उसको अपन आराम से समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको मुक्त मूल्य का एक स्टेबिलिटी या स्थायित्व क्रम बताया था, उसके साथ मैं आपको कार्ब ऋणायन और कार्ब धनायन का स्थायित्व क्रम और बता देता हूं। तो CH3 प्लस इससे ज्यादा स्टेबल होता है CH3 CH2, इससे ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री वाला, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री कार्ब धनायन। तो कार्ब धनायन का जो स्थायित्व क्रम है वो किस रेंज या किस
सीरीज में आ रहा है, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री और इससे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री। कार्ब ऋणायन जो होता है उसका स्थायित्व क्रम इसका अपोजिट होता है, मतलब मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक और कार्ब धनायन का स्थायित्व क्रम एक जैसा होगा क्योंकि दोनों में हाइपर कंजर्वेशन इफेक्ट लगता है, ठीक है। और कार्ब ऋणायन का स्थायित्व क्रम उसके अपोजिट होगा, तो मतलब कार्ब ऋणायन का जो स्थायित्व क्रम है, ये भी बच्चों आपको अच्छे से याद रखने इन चीजों को, इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2 डिग्री वाला, इससे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री और मैथिल कार्ब ऋणायन, तो ये इसके क्रम। अब अगर आप ये बात करो कि सर ये क्रम इस रेंज में इस तरीके से क्यों आ रहे हैं, तो यहां देखिए एक तो अपने पास है कि इफेक्ट की बात कर लें अपन, इसमें इफेक्ट लगता नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और भी आसानी से या आसान तरीके से समझा सकता हूं इन चीजों को कि इनके स्टेबिलिटी और क्रियाशीलता की बात। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि स्थायित्व और क्रियाशीलता दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्रियाशीलता जिसकी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व कम होगा, ये चीज तो आप जानते हो। सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई ऐसा पदार्थ लेके आऊं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा क्रिया करता है, तो अगर मैं उसको यहां लाके रखूंगा तो वो थोड़ी देर किसी न किसी के साथ क्रिया करके अपने मूल रूप से अन्य रूप में चला जाएगा। तो इसका मतलब उसके वास्तविक रूप में उसका स्थायित्व क्या हो गया, कम। क्यों हुआ कम? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील था। तो इस चीज को आप नोट करके रखेंगे अपने दिमाग में कि जिस यौगिक का स्थायित्व कम होता है उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, और जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसका स्थायित्व कम होता है, ठीक है। तो एक बात तो ये दिमाग में रखनी है अपने को। दूसरी चीज मैंने आपको शायद पहले भी कई बार बता चुका हूं कि sp3 संकरित कार्बन जो होता है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। sp2 और sp संकरित कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षी, दोनों में ज्यादा आकर्षी कौन? sp संकरित कार्बन। s कक्षा गुण बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती है। क्लियर? इसी बेस से मैं आपको इनके स्थायित्व क्रम की बात बता सकता हूं। इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं, वो आप थोड़ा समझिए कि यहां मेरे पास जैसे दो पदार्थ हैं ए और बी। ए पर पॉजिटिव चार्ज है और बी पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ए का प्लस ज्यादा है, बी का कम है। अब यहां मैं किसी एक माइनस वाले कण को अंदर भेजूं, एक ही कण को, माइनस वाले को, तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस माइनस वाले के साथ कौन क्रिया करेगा? ए करेगा, क्योंकि इसका प्लस ज्यादा है, ये माइनस को ज्यादा खींचेगा इसके कंपेयर में। तो ये माइनस वाला जो कंपाउंड है ये इस ए प्लस के साथ अटैच होगा, इसके साथ जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है इसके कंपेयर में, यही हुआ ना। यानी इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्थायित्व कम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसका धनावेश ज्यादा है, इसका मतलब आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। क्योंकि ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जितनी भी रिएक्शनें हैं वो सिर्फ अपोजिट आवेश में आकर्षण की वजह से स्टार्ट होती हैं, और नहीं होने वाली रिएक्शनें सेम आवेश में प्रतिकर्षण की वजह से यौगिकों को दूर कर देती हैं, तो उनके बीच रिएक्शन नहीं होती। तो यहां देखिए अपन इनके आवेश की बात करेंगे, तो जहां जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। यानी क्रियाशीलता समानुपाती आवेश, और क्रियाशीलता के व्युत्क्रम कौन है? स्थायित्व। तो अब हम यहां पे चार्ज निकाल सकते हैं। यहां देखिए बच्चों, sp3 कार्बन sp3 कार्बन sp3 कार्बन, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन ये आगे भेजेंगे,
तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये बात अपन क्लियर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहे हैं कौन सा चार्ज बढ़ता है, माइनस बढ़ता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो इस कार्बन पर ये कौन सा आवेश बढ़ा रहे हैं, माइनस बढ़ा रहे हैं, मतलब प्लस को कम करेंगे। तो यहां का प्लस क्या हो गया, कम हो गया। इसका प्लस, दो साइड से इलेक्ट्रॉन आए तो ये वाले समूह क्या कर रहे हैं, प्लस को कम कर रहे हैं। तो यहां इनमें सबसे कम प्लस कौन से पे हुआ, इस यौगिक पे हुआ, क्योंकि तीन साइड से इलेक्ट्रॉन आ गए। जब प्लस कम हुआ इसका मतलब क्रियाशीलता कम हो गई, और क्रियाशीलता कम हो जाएगी मतलब स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है। यहां पर बात कर लें माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, यहां भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को बढ़ाएगा, यानी इसका माइनस सबसे ज्यादा है सब इनमें। तो इसका माइनस ज्यादा है, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। यही बात अपन यहां अंदर माइनस वाले डाल के बाहर से एक प्लस वाला डाल के यूज कर सकते हैं। तो इसका माइनस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, और क्रियाशीलता अधिक है तो स्थायित्व सबसे कम है। तो इस प्रकार से अपन ये चीज इनके स्थायित्व के बारे में बता सकते हैं। तो ये स्थायित्व क्रम आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। बाय द वे कभी निकालना हो कि किसका स्थायित्व ज्यादा है किसका कम है, तो ये मैंने जो आपको तरीका बताया इससे आप इन्हें सोल्व कर सकते हो। अब अपन बात कर रहे थे मार्कोनिकोव नियम वाली, कि ये नियम एक्चुअली में बना कैसे है, किस तरीके से बनाया गया है। तो यहां देखिए बच्चों, अगर मैं H+ की क्रिया करवा के इस नियम को समझने का प्रयास करते हैं अपन, तो मैं इस H+ की क्रिया करवा देता हूं, एक बार इस कार्बन पे करवा लेता हूं और सेकेंड टाइम इस कार्बन पे क्रिया करवा लेता हूं, ठीक है ना। ये दो अलग अलग तरीके मैंने एक साथ लिख दिया है। तो एक फर्स्ट टाइम में अगर मैं यहां क्रिया करवा रहा हूं तो मेरे पास क्या बनता है, CH3CH प्लस CH3, ये बना अगर H की क्रिया मैं यहां करवाऊं तो। और अगर मैं H की क्रिया इस कार्बन पे करवा रहा हूं तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो मेरे पास दूसरा कंपाउंड बन रहा है CH3CH2CH2 प्लस। तो यहां देखिए बच्चों 1 डिग्री कार्बोनाइन बनाए और यहां 2 डिग्री कार्बोनाइन बनाए। कार्बोनाइन के स्थायित्व क्रम से अपन जानते हैं कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्थायी होगा वही ज्यादा रहेगा, कम स्थायी है वो तो बदल जाएगा किसी में। तो इसका मतलब ज्यादा स्थायित्व 2 डिग्री का है, तो मेजॉरिटी में अधिक मात्रा में कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला बनेगा। तो इसलिए अपना मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, 2 डिग्री का आएगा। ये चीजें आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। बाकी मार्कोनिकोव ने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन हैलाइड का H+ एल्किन के उस द्विबंधी कार्बन पर आप जोड़ोगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। क्लियर। अब इसी में एक चीज अपन और क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं, ये तो आप समझ गए होंगे ना शायद, एल्किन यानी प्रोपीन पर प्रोक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया करवाता हूं। प्रोक्साइड में कोई बेंजाइल प्रोक्साइड ले सकता हूं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड ले सकता हूं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये मार्कोनिकोव नियम के अपोजिट, विपरीत प्रोडक्ट बनाएगा, और इसी को कहते हैं प्रति मार्कोनिकोव नियम। प्रति मार्कोनिकोव नियम, यह नियम केवल HBr पर लागू होता है, और वो भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में।
इस कारण से आपको ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकोव यानी प्रति मार्कोनिकोव नियम केवल कब लगेगा, जब यहां कोई पेरोक्साइड रखा हो। इस प्रभाव की खोज खैरास के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे खैरास प्रभाव भी कहा जाता है, प्रति मार्कोनिकोव नियम को। तो प्रति मार्कोनिकोव नियम में अपन क्या करेंगे, मार्कोनिकोव नियम का उल्टा बोल देंगे, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का H+ एल्किन के उस द्विबंधी कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन कहां जुड़ जाएगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो अपना मेजर प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां अपना मेजर प्रोडक्ट ये बना। अब ये बना क्यों, प्रति मार्कोनिकोव नियम जो लगाया गया है वो इसी की उपस्थिति में क्यों आया, इसकी भी मैकेनिज्म अपन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इस रिएक्शन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि इसका मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है, और अगर मैं ये नहीं रखूं तो उस कंडीशन में अगर मेरा मेजर प्रोडक्ट आता है 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह बच्चों ये है कि यहां देखिए रिएजेंट कौन सा बन जाएगा अपने पास, समअपघटन हो जाएगा, हीट किया पेरोक्साइड है, सेम विद्युत ऋणता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस परिस्थिति में या इस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है ये मुक्त मूलक अभिकर्मक के द्वारा स्टार्ट होगी। अब अपन करके देख लेते हैं एक बार, ये तो अपन अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले पेरोक्साइड जो है इसको जैसे आप हीट करोगे, समास विदलन कर लोगे इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां, तो अपने पास एक फ्री रेडिकल आ गया। अब ये फ्री रेडिकल जो है ये कहां क्रिया करेगा, HBr पर करेगा, तो HBr पर इसकी क्रिया करवा दो। अब ये क्रिया आप करवा सकते हो शायद, कहां पे करवाऊं, याद है ना वो 3 बातें, पाई बॉन्ड वाला कार्बन, मेटल, H, तो कहां रिएक्शन हो जाएगी, H पर। एक इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको देना होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा ROH प्लस Br मुक्त मूलक। अब इस ब्रोमीन मुक्त मूलक की क्रिया अपन इस एल्किन पे करवा लेते हैं। तो ये भी करवा लेते हैं, चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन मुक्त मूलक। तो अब अपन जानते हैं ब्रोमीन मुक्त मूलक कहां क्रिया करेगा, पाई बॉन्ड वाले कार्बन पे, लेकिन यहां समस्या आ गई थोड़ी सी, यहां करेगा या यहां करेगा, दोनों जगह करवा के देख लो, पता चल जाएगा आपको कि कहां होनी है। एक बार मैं इसकी क्रिया यहां करवा देता हूं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, पाई बॉन्ड से, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस कार्बन पे, क्या बना मेरे पास CH3 CH और CH2Br, 2 डिग्री मुक्त मूलक, यही बना। और अगर मैं इसकी क्रिया इस कार्बन की बजाय इस पे करवाऊं, तो एक बार देख लेना इसको, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड का आ जाएगा, ये एक बड़ा एक इलेक्ट्रॉन यहां इस कार्बन पे चला जाएगा, तो यहां मेरे पास क्या बना, CH3 CH Br और CH2 मुक्त मूलक, यानी 1 डिग्री मुक्त मूलक। अब शायद आप पहुंच गए हो नतीजे पे,
अपन जानते हैं कि 1 डिग्री मुक्त मूलक के कंपेयर में 2 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व ज्यादा होता है, अभी बताया मैंने आपको। तो इसका मतलब मेजॉरिटी में अधिक मात्रा में कौन सा बनेगा, 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। और 2 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा तो अपना जो मेन प्रोडक्ट आना है वो कौन सा आएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। फिर ये मुक्त मूलक वापस इस H को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास मेजर प्रोडक्ट कौन सा आया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो कि मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत बनता है। इस वजह से इस प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, प्रति मार्कोनिकोफ नियम। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, आप एल्कीन से हेलो एल्केन बना सकते हो। अगर प्रोपीन से छोटी एल्कीन यानी एथीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह आप H जोड़ देना, एक जगह हेलोजन जोड़ देना, हो गया काम अपना। अगर प्रोपीन या उससे बड़ी एल्कीन आ रही है तो उस कंडीशन में आप या तो मार्कोनिकोफ नियम, और अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो प्रति मार्कोनिकोफ नियम से मेन प्रोडक्ट बना लोगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछना। तो ये हो गया अपना दूसरा हेलो एल्केन निर्माण के अंदर दूसरा मेथड। पहला अपन ने बनाया एल्केन से, दूसरा बनाया एल्कीन से, तीसरा अपन यहां बना लेते हैं एल्कोहल से। तो देखिए बच्चों, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अपने पास कुछ मेथड्स हैं। जैसे अपन यहां बना सकते हैं PCl5 या PCl3 वगैरह, PX3 लिख सकता हूं यहां, या Cl लेना चाहो तो PCl3। एक बनाते हैं अपन हाइड्रोजन हेलाइड से, ठीक है। एक अपन बनाते हैं थायोनिल क्लोराइड से। तो इस तरीके से अपन एल्कोहल से हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो अपन इनकी बारी बारी से अपन इनका बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन पढ़ लेते हैं पहले PCl5 को। तो एल्कोहल के लिए अपन यहां लिख सकते हैं ROH, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। यहां मैं डाल लेता हूं, या इसके मैं नीचे भी लिख सकता हूं PCl5, या इन Cl को मैं थोड़ा सा नीचे निकाल देता हूं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये H इस Cl के साथ निकल जाएगा, ये R इस Cl के साथ निकल जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस पर जुड़ जाएगा, और इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा RCl, मतलब एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन, प्लस एक बन जाएगा अपने पास POCl3, और एक अपने पास बन जाएगा HCl। तो ये तो हो गया कि एल्कोहल और PCl5 की क्रिया करवा के आप हेलो एल्केन इस तरीके से बना सकते हो। एक बार मैं इन रिएक्शनों को आपको बता देता हूं, और उसके बाद अपन सिर्फ 1-2 लाइन से अपन सारे विरेचन याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विरेचन का लगभग 90% आंसर तो अपने को प्रश्न में मिल जाता है, और उस प्रश्न से उस आंसर को अपन कैसे निकाल सकते हैं वो चीजें अपन आगे बात करेंगे, जैसे अपना विरेचन कंप्लीट होगा उसके बाद। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं, उनके बीच बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे उनके बीच बंध बनना प्रारंभ होता है, बंध बनने शुरू होते हैं, और उनके बीच अगर बनने वाला बंध मजबूत है पहले से उपस्थित बंधों के कंपेयर में, तो पहले से प्रेजेंट बॉन्ड जो कमजोर है वो टूट जाते हैं और अपने रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है।
ये चीज मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि कोई भी रिएक्शन कब होती है, जब आप दो अभिकारकों को एक दूसरे के नजदीक लेके आते हो, एक दूसरे के साथ मिलाते हो। उस समय यदि उन अभिकारकों से ज्यादा स्थायी कोई उत्पाद बनने की संभावना हो तो वो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। और अगर बनने वाला उत्पाद ज्यादा स्टेबल नहीं हो तो विशेष परिस्थितियों में वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो कुल मिलाकर उन रिएक्शनों में हो क्या रहा है, सिर्फ अपोजिट आवेश एक दूसरे को आकर्षण करने की वजह से एक दूसरे के नजदीक बढ़ना या चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही अपन इस रिएक्शन में देख लेते हैं कि वास्तव में इस रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहां देखिए बच्चों, यहां मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं हीट करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर लूं, ये प्लस में और ये माइनस में ले लूं, या फिर यहां लोन पेयर प्रेजेंट है तो पॉसिबल है कि बॉन्ड तोड़ने से पहले लोन पेयर भी क्रिया कर लें, तो भले ही आप लोन पेयर की क्रिया करवा दो, प्रोडक्ट आपके वही आने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां मैं अगर PCl 5 की बात करूं, अगर मैं इसके लोन पेयर की क्रिया करवाऊं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन क्रिया करने के लिए कहीं जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये कहां जाएंगे क्रिया करने के लिए, प्लस पे ही जाएंगे, जहां इन्हें प्लस दिखेगा। इस कंपाउंड में प्लस कहां पे है वो भी आप जानते हो। देखिए बच्चों, फास्फोरस 15 नंबर का एलिमेंट है, फास्फोरस के बाद सल्फर, फिर क्लोरीन। तो इसका मतलब अपन जानते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होती है आवर्त सारणी में, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। तो फास्फोरस और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता की अगर मैं बात करूं तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है। अब क्लोरीन की ज्यादा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज बनेगा, माइनस बनेगा, और फास्फोरस पर प्लस चार्ज। बिल्कुल आसान सी बात है। विद्युत ऋणात्मकता चेक कीजिए, यौगिक में देखिए प्लस माइनस कहां पे बन रहा है। माइनस वाले की क्रिया करवा रहे हो तो प्लस पे ले जाके करवा देना, और प्लस वाले की करवा रहे हो तो माइनस पे ले जाके करवा देना। कुछ विशेष कंडीशन में कुछ नया होगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ये लोन पेयर कहां जाएगा क्रिया करने के लिए, ये लो बच्चों फास्फोरस पर। एक स्टेप अपन इसका बना लेते हैं पहले, RO P Cl 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 5 क्लोरीन हो गए। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कहीं भी पहुंचेगा वहां माइनस, जहां से जाएगा वहां प्लस। तो सॉरी एक एस था ना ये वाला, तो यहां प्लस चार्ज हो गया और यहां पे माइनस चार्ज हो गया। अब आवेश तो कहीं रह नहीं सकते, तो आवेश को हटाने के लिए प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और माइनस वाला अपने आवेश को हटाने के लिए क्या करेगा, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने से दूर कर देगा ताकि उनका चार्ज खत्म हो जाए। क्योंकि चार्ज खत्म नहीं होगा, आवेश खत्म नहीं होगा तो वो रिएक्ट काफी ज्यादा एक्टिव है, उन्हें क्रिया तो करनी पड़ेगी एयर कंडीशन में। उनको अगर स्टेबल होना है, स्थायी होना है, तो उन्हें अपना आवेश खत्म करना पड़ेगा, ये तो फैक्ट बात है। और आवेश खत्म करने के लिए उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन खींच के अपने आवेश को नष्ट कर लो, प्लस है तो, माइनस है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दो, बाहर निकाल दो। तो यहां आप समझ गए होंगे शायद, ऑक्सीजन अपने आवेश को खत्म करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। अब देखिए बच्चों, यहां कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। वैसे तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ ही है, क्योंकि कार्बन की कंपेयर में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है। यहां कौन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन कौन से, इस बॉन्ड के।
प्लस आएगा। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने पास तो सबसे पहले कौन आएगा, H वाले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। और जैसे H वाले इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो देखिए बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन यहां गए तो यहां नेगेटिव चार्ज, पीछे H पर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव उस पॉजिटिव को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और यहां से कौन बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है बात ये आपके। इस ऑक्सीजन को अपना प्लस चार्ज खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचने हैं अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये ज्यादा नजदीक है ऑक्सीजन के। मैं देखिए जो जो बातें बोल रहा हूं वो चीजें अगर आपके समझ में नहीं आ रही हैं, जैसे मैंने ये कहा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक हैं, ये चीज अगर आपके समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो आप जरूर पूछिए उसके बारे में, क्योंकि ये चीजें अगर आपके क्लियर नहीं होंगी तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, रिएक्शनों को याद करना सिर्फ। और मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि ये होती कैसे हैं उनके बारे में, तो फिर वो रटने वाली बातें अपने बहुत ही कम हो जाएंगी। तो ये ज्यादा नजदीक थे इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गए यहां और यहां से H प्लस बाहर निकलेगा। यहां मैं एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ते समय सेम परमाणु से सेम परमाणु को नहीं हटाओगे, क्योंकि सेम से सेम को हटाओगे इसका मतलब वहां तो कोई रिएक्शन हुई ही नहीं। कैसे नहीं, जैसे कार्बन के साथ एक H लगी हुई है और मैं किसी H की यहां क्रिया करवा के इस H को नहीं हटा सकता। अगर बाय द वे मैं ऐसा करता भी हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां वो कोई भी प्रोडक्ट रह गए। तो इस चीज की भी अपने को जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, तो इस चीज को भी आप नोट रखेंगे अपने दिमाग में। तो यहां पर बात कर लेते हैं, यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, H प्लस। ये देखिए बच्चों अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो यहां से कौन बाहर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। यहां से H प्लस, यहां से Cl माइनस, दोनों किस रूप में बाहर निकल गए, HCl। जैसे HCl बाहर निकला अपने पास ये कंपाउंड किस फॉर्म में आ गया है, ROPCl Cl Cl Cl, 4 Cl बचे। इसका लोन पेयर वापस आ चुका है, लोन पेयर पड़ा है। फास्फोरस का प्लस चार्ज पहले के कंपेयर में अब ज्यादा बढ़ गया है। पहले के कंपेयर में ज्यादा क्यों बढ़ा है, यहां देखिए बच्चों 5 Cl थे, अब की बार क्या हो चुका है, 4 Cl के साथ एक ऑक्सीजन आ चुका है। और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी तो Cl से भी ज्यादा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो इसका प्लस पहले के कंपेयर में ज्यादा हो चुका है, तो ये प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा। ये लोन पेयर वाला वापस इस फास्फोरस पर बॉन्ड बना लेगा। जैसे इस फास्फोरस पर बॉन्ड बनेगा तो क्या आ गया अपने पास, RO डबल बॉन्ड P Cl 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 Cl, इलेक्ट्रॉन आए यहां तो माइनस और यहां प्लस। अब देखिए बच्चों प्लस खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, Cl। तो यहां से देखो दोनों इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, इसका मतलब यहां से बाहर कौन जाएगा, R प्लस बाहर निकलेगा और यहां से Cl माइनस बाहर निकलेगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और अपने पास आ जाएगा RCl प्लस POCl3। समझ गए इस बात को। तो इस प्रकार से ये रिएक्शनें आपके पास कंप्लीट होती हैं। तो इसकी आगे की रिएक्शनों पर अपन और बात करेंगे, तो फिलहाल आप इनको अच्छे से तैयार करना। और ये चीज आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि पूरे कंपाउंड के अंदर कहां पे कौन सा चार्ज बनता है। अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बताना, मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि इनके बगैर अपन रिएक्शनों के अंदर नहीं जा सकते। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे और इनको अच्छे से तैयार करना। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।